हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। सीरीज़ 101 तक 101 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 102 के बारे में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 वर्ड्स के प्रश्नों को उनके उत्तर सहित डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रीवियस सीरीज़ के अगर वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट वन क्लिक पे सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। डिपेंड ऑन यू हाउ टू मेक एंड हाउ टू यूज़ द वीडियोस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एड्स, पहला प्रश्न है एड्स। अब ये एड्स वाला प्रश्न 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स तीनों कैटेगरी में पूछा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एड्स दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैटेगरी का प्रश्न है। लेकिन आज जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 100 वर्ड्स की। 100 वर्ड्स में अगर एड्स पूछा जाए कि एड्स क्या है, ठीक है, एड्स के लिए टेस्ट क्या है और एड्स की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो ये सारा 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ एड्स भी पूछ लेता है तो आपको सब कुछ लिख के आना है। एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग, हिंदी में क्या बोलेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग है जो मानव, इसको क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को, जो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा, ये कौन से वायरस के द्वारा? HIV के द्वारा होता है, जो मानव प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करके शरीर का अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता को समाप्त कर देता है, या फिर शरीर को अन्य रोगों से लड़ने के लिए अयोग्य बना देता है। तो हमारा इम्यून पावर जो है, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं ये नष्ट कर देता है HIV वायरस। ओके, अब एड्स के लक्षण क्या है? वजन में कमी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी, रात में मूत्र विसर्जन में पसीना आना, ठंड लगना, खांसी एवं सिरदर्द होना, त्वचा पर चकत्ते आना, धुंधला दिखाई देना। अगर ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं या अधिकतर लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को एड्स के लक्षण एड्स हो सकता है। तो ये इनमें से वजन में कमी, सांस लेने में परेशानी, रात में मूत्र विसर्जन या पसीना आना, ठंड लगना, खांसी एवं सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते, धुंधला हुआ दिखाई देना, ये आप लक्षण लिख के आइए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है एड्स हेतु टेस्ट, क्योंकि अधिकतर बार एग्जाम्स में प्रश्न जो है वो एड्स के टेस्ट को लेकर ही किया जाता है कि कौन सा टेस्ट, प्री के अकॉर्डिंग भी देखे तो कौन सा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए नहीं है, ये पूछा जाता है। या फिर फैक्ट्स दिए जाते हैं कि ये टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, उसमें हो सकता है कुछ गलत भी लिख दे, तो वो डिपेंड करेगा। अगर आपने ढंग से सब पढ़ा है तो आप उसका उत्तर सही से दे पाएंगे। एड्स हेतु टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है एलिसा। एलिसा क्या है? एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ठीक है, एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन, एंजाइम प्रतिरक्षा आमापन भी इसको बोला जाता है। दूसरा टेस्ट अगर हम बोले, दूसरा टेस्ट है रेडियो प्रतिरक्षी संघनन आमापन, अप्रत्यक्ष फ्लूरोसेरेंट प्रतिरोधी आमापन, इसको RIP, रिप या IFA भी बोला जाता है। तीसरा टेस्ट है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी PCR, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। चौथा हम देखें तो वेस्टर्न ब्लॉट। ये चारों ही टेस्ट एड्स के लिए किए जाते हैं, एड्स की पहचान के लिए चारों टेस्ट किए जाते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन यानी एलिसा टेस्ट, एक हो गया रिप हो गया, एक PCR हो गया और वेस्टर्न ब्लॉट हो गया। अब अगर हम उपचार की बात करें, तो क्या है इसका उपचार? प्रति रेटेरो विषाणु दवाइयों के द्वारा, यानी दवाइयाँ कौन सी होती है? रेटेरो विषाणु दवाइयों द्वारा, तथा लोगों में इसके बचाव के प्रति जागरूकता लाकर किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसकी सिरिंज काम में लेने से, ठीक है, या फिर अवैधानिक या गलत तरीके से यौन संबंध स्थापित करने पे भी एड्स फैल सकता है। तो एड्स के बहुत सारे कारण होते हैं इनके फैलने का। अगर उनका सुरक्षित रूप से बचाव करते हुए, अगर जागरूकता लाते हुए इसका बचाव या रोकथाम की जाए तो ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब इसमें एक फैक्ट और सभी को पता होगा कि विश्व एड्स निवारण दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ड्स एंड एड्स निवारण दिवस, ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। तो ये फैक्ट पे आप ध्यान रख लीजिएगा। कई बार प्री के अकॉर्डिंग या फिर मेंस में भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि जागरूकता लाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन 1 दिसंबर को किया जाता है। उसके अलावा पूरे साल भर ही सरकार जो है एड्स की रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है? DNA फिंगर प्रिंटिंग। ओके, DNA, ये भी क्वेश्चन जो है 15
50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, तीनों कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसको अपन देख लेते हैं। इसमें डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, जो कि एटीजीसी, जो क्षार के क्रम होते हैं वो एटीजीसी के रूप में होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में ये यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है एटीजीसी का क्रम। ओके, तो इसी तरह सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने खोजा था। डीएनए में 99% भाग, इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, डीएनए में 99% भाग सभी प्राणियों में समान होता है। 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। अब ये बोल रहा है कि सभी प्राणियों में डीएनए क्या होता है, समान होता है, लेकिन 0.1% प्राणियों में क्या होता है, यह भिन्न होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डीएनए में 99% भाग, 99%, लेकिन जो 1% भाग है वही डिफरेंस उत्पन्न कर देता है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से क्या होता है, समान होता है। इस विधि में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावर्ती डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अब अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, कोई विशिष्ट जगह के बीच कोई विभिन्नता पता लगानी होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनरावर्ती डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडोन नहीं रखते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु क्या नहीं रखते हैं, कोडोन। इनके स्थान को कहते हैं VNTRS, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंट्रम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, अब हम देखें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पहचान किस किस से की जा सकती है। एक तो होता है रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ से डीएनए लेते हैं। अब देखो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट के लिए या तो रुधिर ले लेते हैं, लार ले लेते हैं, बाल ले लेते हैं, या कोई तरल, किसी भी जीव का तरल पदार्थ या उससे डीएनए ले लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के संचित शुक्राणु हो गया या फिर संचित जैविक अणुओं से भी इसके नमूने लिए जाते हैं। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी डीएनए लेते हैं, और इसी तरह पहले व्यक्ति का ले लिया इस तरीके से, फिर दूसरे व्यक्ति का भी सेम तरीके से हम क्या लेंगे, डीएनए लेंगे। दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। अब दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम कैसे क्या है, उनकी समानता देखेंगे। फिर दोनों व्यक्तियों के बीच क्या समानता है, दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो हो गई। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको आप ठीक से बार बार पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, तो जिससे आपको याद हो जाएगी। अब इसका उपयोग जो है वो किस में होता है, इसका प्रयोग एक तो जांच एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, या अपराध की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। कोई मान लो पैतृक परीक्षण करना होता है, कई बार क्या होता है, संपत्ति का दावेदार जो होता है वो जब एक्सपायर हो जाता है तो कई लोग उसका दावेदारी निभाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है कि वास्तविक हकदार कौन है। और यह कोई रेप हो गया, मर्डर हो गया या अन्य अपराधों में अपराधी के निर्धारण में भी क्या है, ये सहायक होता है। इसी तरह यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होता है। अब कोई मान लो कई जंतु है वो विलुप्तता के कगार पर खड़े हुए हैं, यानी वो उनकी प्रजाति जो है संकटग्रस्त है, तो उन जंतुओं के संरक्षण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मनुष्यों में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को समझाइए। मनुष्यों में कितनी प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ, यानी प्रतिरक्षी विधियों का मतलब हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, और एक्वायर्ड एंटीबॉडी क्या होती है इसको बताना है। अब हम बात करें, मानव शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी होती है उपार्जित। एक तो होती है स्वाभाविक नेचुरल और दूसरी होती है एक्वायर्ड उपार्जित टाइप की। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को समझाना है, तो बस हमें केवल इतना ही डिटेल में नहीं बताना, इतना ही बताना है, डिटेल में बतानी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या होती है वो देख लेते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि इस प्रतिरक्षा में पोषक होस्ट किसी विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की क्रिया करते हैं। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की क्रिया करते हैं, और इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्य प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है
और फिर क्या होता है, फिर इसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। समझ में आ रहा है? वापस से देख लेते हैं। देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पोषक होस्ट किसी विशेष सूक्ष्मजीव या पदार्थ के प्रति क्या होता है, विशिष्ट प्रघात करता है, और फिर उसमें प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। उससे क्या होगा, ये प्रतिरक्षी जो होंगे वो प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की क्रिया करेंगे, और इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका क्या होती है, मध्य प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। इन सब के परिणाम से शरीर में फिर प्रतिजन जो होते हैं उनका उन्मूलन किया जाता है। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा भी कैसी होती है, दो टाइप की होती है। उसमें एक तो हो गई सक्रिय, एक हो गई निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर हम सक्रिय की बात करते हैं तो सक्रिय में क्या होता है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्व प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ऐसी प्रतिरक्षा होती है जिसमें शरीर क्या करता है, प्रतिजन के विरुद्ध स्व ही प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेता है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण किया जाता है। अर्थात ये होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा हो गई जो क्या करती है, प्रतिजन के विरुद्ध, ऐसा प्रतिजन जिसको नष्ट करना है उसके विरुद्ध ये क्या होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, लेकिन केवल उसी प्रतिजन के लिए होगी, अन्य टाइप के प्रतिजन के लिए होगी जिनके लिए इसको निर्माण किया गया है। अन्य टाइप के प्रतिजन के लिए कोई काम नहीं करेगी, जिसके लिए इसको निर्माण किया गया है उसी के लिए ये काम करेगी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रविष्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, टीके वगैरह लगाए जाते हैं तो बाहर से, उसमें तो शरीर के अंदर ही विकसित की जाती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, बाहर से। जबकि ये क्या होती है, अस्थायी, मतलब थोड़े कम समय के लिए होती है, बल्कि ये क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 50 वर्ष में, तो प्रीवियस वीडियो की सीरीज में भी आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से प्रविष्ट कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं किया जाता है। शरीर के द्वारा यहाँ पर प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि बाहर से ही बनी बनाई प्रतिरक्षा का जो है एंट्री करवाई जाती है। जैसे डिप्थीरिया का हो गया, टिटनेस का टीका हो गया, तो टीकों के द्वारा यानी वैक्सीनेशन के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। ये इसका जो अगर हम टाइम देखें तो काफ़ी कम समय के लिए ये होती है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुपोषण को स्पष्ट कीजिए। सुपोषण क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक या कृत्रिम, यूट्रोफिकेशन भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। कई बार क्या होता है, इंग्लिश वर्ड्स को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूज हो जाता है। मैं ये बार बार कहती हूँ आपको इंग्लिश वर्ड्स के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही आप इंग्लिश को पूरा देखिए, लेकिन कई वर्ड्स होते हैं जिनको इंग्लिश में देखना जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पर यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उस टाइम में हमें कन्फ्यूज होता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड हमें कन्फ्यूज नहीं करता। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से पोषक तत्वों नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा बढ़ने पर शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसे हम सुपोषण कहते हैं। सुपोषण में क्या होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक या कोई भी कृत्रिम कारण से क्या होता है, पोषक तत्वों में नाइट्रेट या फास्फेट की मात्रा क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, शैवालों की वृद्धि भी क्या होती है, अत्यधिक हो जाती है। तो उस समुद्र में या फिर कोई भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अचानक से नाइट्रेट व फास्फेट की मात्रा अधिक संख्या में बढ़ जाती है और शैवालों की मात्रा उससे काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, जलीय जीवों के लिए ये स्थिति जो होती है वो हानिकारक हो जाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुपोषण कहते हैं। प्रक्रिया क्या होती है इसके अंदर, जैसे झील तालाब में पोषक तत्वों का बढ़ना, जिससे फिर जल में क्या होती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। शैवाल ब्लूम हो जाता है, यानी बहुत सारे शैवालों की उत्पत्ति हो जाती है। भीतरी जल में प्रकाश की उपलब्धता घटना। अब भीतरी जल जो होता है, अंदर जो जल होता है उसमें फिर क्या होता है, प्रकाश की उपलब्धता घट जाती है। भीतरी जल होगा तो उसमें प्रकाश की उपलब्धता, केवल ऊपरी सतह पर ही जल की उपलब्धता रहेगी, भीतरी सतह पर नहीं होती है। पादप प्लवक व छोटे जीवों का मरना। पादप प्लवक व छोटे जीवों का क्या हो जाता है यहाँ पर, मरना, यानी पादप प्लवक मर जाते हैं, वे छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी जो मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसे क्या होता है, वायवीय जीवाणुओं द्वारा मृत पदार्थों का अपघटन। फिर उसके बाद में ये होगा कि जो जितने भी वायवीय जीवाणु हैं उनके द्वारा मृत पदार्थों का क्या किया जाएगा, अपघटन किया जाएगा। घुलित ऑक्सीजन की कमी, और फिर जो घुलित ऑक्सीजन होगी हमारी BOD, उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है। जलीय जीवों का मरना, और अंत में क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा कंप्लीट रूप से जलीय जीवों की बड़े लेवल पर मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है। तो सुपोषण के कारण कंप्लीट अगर हम एंड तक हम इसको देखें तो जलीय जीवों की मृत्यु इसका कारण बन जाती है। इस परिस्थिति आपने देख ली है कि किस तरह से ये चक्र चलता है, चक्र में किस तरह से पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। प्रभाव इसमें यह है कि जलीय क्षेत्र की जैव विविधता कम होती है, जलीय क्षेत्र होती है उसकी जैव विविधता कम होती है,
मृत जीवों के तल में जमा होने से कुछ समय में दलदली क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। मृत जीव अगर तल में जमा हो जाएंगे तो दलदली क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए पेयजल, मछली उत्पादन और आदि संसाधनों नष्ट हो जाते हैं। जल में नौवहन सेवाएं प्रभावित होने से पर्यटन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे प्रभाव इस पर पड़ते हैं। अधिकतर प्रभाव ही नकारात्मक है, सारे प्रभाव नकारात्मक ही है, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नहीं है। बचाव के उपाय ये हो सकते हैं कि सीवरेज एवं उद्योग से निकलने वाले जल को उपचारित करके उपयोग में लाना। अगर मान लो सीवरेज से कोई निकल रहा है, उद्योगों से कोई जल निकल रहा है, तो उसको उपचारित करा जाए, उसको शुद्ध किया जाए और फिर उसको काम में ले लिया जाए। जलीय क्षेत्र के आसपास रासायनिक उर्वरकों के बजाय कार्बनिक, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग करना। अगर मान लो और साथ ही कोई भी फैक्ट्री वगैरह होती है वो जलीय क्षेत्रों के पास स्थापित न की जाए, उनकी भी कुछ नॉर्म्स तय किए जाएं और प्लस में जितना भी कचरा निकलता है वो समुद्री क्षेत्रों में नहीं फैलाए जाए। जलीय क्षेत्र के आसपास रासायनिक उर्वरकों की बजाय कार्बनिक या वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स बनाकर भी हम इसको रोक सकते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम चलते हैं ई प्रशासन क्या है, इसके लाभ। आज जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस करे हैं वो 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द तीनों ही कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है। तो तीनों कैटेगरी में ही आपको तैयार करना है, इसीलिए मैंने इनको 100 वर्ड्स में तैयार करवाया है ताकि आप उनको शॉर्ट करके 50 वर्ड्स या 15 वर्ड्स में अपने हिसाब से तैयार करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ई प्रशासन क्या है, इसके लाभ क्या है। ई प्रशासन इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना ई प्रशासन है। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी नागरिकों को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना क्या है, ई प्रशासन। यह सरकारी सूचनाओं का उत्पादन एवं उसका प्रसारण होता है। सरकारी जितनी भी सूचनाएं हैं उनका उत्पादन और प्रसारण इसके अंदर शामिल होता है। सूचनाओं का प्रसारण G2G सरकार से सरकार के बीच, G2C सरकार से नागरिक के मध्य, G2B सरकार से व्यापारी वर्ग के मध्य, G2E सरकार से कर्मचारी तक होता है। यानी 4 कैटेगरी में ई गवर्नेंस में सूचनाओं का प्रसारण होता है, G2G, G2C, G2B एंड G2E। ओके, ई प्रशासन के माध्यम से ऑनलाइन आय हो गया, जाति हो गया, मूल निवास हो गया, ये आदि प्रमाण पत्र, ऑनलाइन शिकायत हो गई, पैन कार्ड हो गई, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आयकर रिटर्न फाइलिंग, रेल बस टिकट बुकिंग, सरकारी नौकरी में आवेदन आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। न जाने कितनी ही सेवाएं ई प्रशासन के माध्यम से आज उपलब्ध है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम, ई वोल्ट हो गई और जितने भी इन गवर्नमेंट का डिजी लॉकर हो गए, जितनी भी सरकारी दस्तावेज है वो एक ही स्थान पर हम एक सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। तो ई प्रशासन का दायरा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये नागरिकों को अधिकतम सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। सरकार ने ई प्रशासन को सुगम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय ई प्रशासन प्लान हो गया, राष्ट्रीय ई प्रशासन सर्विस डिलीवरी हो गई, गेटवे इंडिया पोर्टल, राष्ट्रीय प्रकाश तंतु नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, स्टेट डेटा सेंटर हो गया, ई जिला हो गया, कॉमन सर्विस केंद्र आदि आरंभ किए गए। इसके अलावा नवीन योजनाएं जो हैं जितनी भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड आ रही है, आप सभी को उनको ऐड ऑन भी यहाँ पर करना है। डिजी लॉकर को भी यहाँ ऑन करना है, क्योंकि डिजी लॉकर से सारे दस्तावेज जो है हमारे एक ही जगह पर हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ई प्रशासन का ही पार्ट है। इसके अलावा संपर्क पोर्टल हो गया हमारा, नागरिक अधिकार पत्र हो गए, संपर्क पोर्टल हो गया, जन सूचना केंद्र हो गए, ये सारे ई प्रशासन के पार्ट ही तो हैं। ई प्रशासन से कार्य में तेजी आती है। अब ई प्रशासन के लाभ देखें तो हम क्या है, एक तो कार्य में तेजी आती है, प्लस में 24/7 अवेलेबल है। अगर नागरिक को कोई भी सूचना चाहिए तो वो ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकता है और उसके अलावा लाभ ले सकता है। ई प्रशासन से कार्य में क्या आती है, तेजी आती है। कार्य में क्या आ जाएगी, तेजी आ जाती है। फिर उसके बाद में ई प्रशासन से कार्य में तेजी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता आती है, लागत में कटौती आती है, भ्रष्टाचार में कमी आती है, सरकार के कामकाज के तरीके में सुधार भी आता है, जानकारी के आदान प्रदान की बेहतर प्रक्रिया प्रारंभ होती है, नागरिकों का सरकार से जुड़ाव होता है, बेहतर प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता होती है, पर्यावरण के लिए लाभदायक आदि लाभ प्राप्त होते हैं। अब ये सारे यानी इको फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि पेपर वर्क जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है इसके थ्रू, तो कागजी कार्रवाई कम हो जाती है, सारा ही ऑनलाइन काम हो जाता है, तो पर्यावरण तो अपने आप ही कम होगा, पेड़ों की कटाई भी कम होगी, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप पॉइंट्स कोमा बनाकर और लिख सकते हैं और अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। इसमें आप और भी नवाचार लाकर अपने उत्तर को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड है कि आप इस उत्तर को और बेहतर करें। आप इसमें ब्लॉक डायग्राम या फिर ऐसा कोई डायग्राम बनाकर भी इसको और एनरिच कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम या कोई भी डायग्राम आप बनाकर आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं प्रशासन के कार्य, तो यहाँ आप बीच में ये बनाइए और इसके अलावा सारे पॉइंट्स को यूँ भी शो कर सकते हैं, तो इससे आपका स्पेस भी बचेगा और आंसर आपका अट्रैक्टिव भी लगेगा। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।